सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज 28 सितंबर की ये जो तारीख है, हाँ। ये बहुत ही खास वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिल्कुल, बहुत सारे महान विभूतियों का जन्म हुआ, शहीद भगत सिंह जी का जन्म हुआ और बड़ा खास दिन है। और ऐसे मौके पर जब हम अपनी सहेलियों से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने आपस में बांटनी होती हैं। तो आज हम लता मंगेशकर जी स्वर सामग्री जो है उनका जन्मदिन है, और स्वर कोकिला है, वहीं शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है। बिल्कुल, महान क्रांतिकारी और देशभक्त भगत सिंह जी की आज जयंती है। मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और इतनी कम उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। और उनका जो जीवन है युगों युगों तक हम सभी के लिए ये प्रेरणादायी बना रहेगा। भाई क्यों ना हो, क्योंकि उनके परिवार में आजादी के पैरोकार थे। उनके चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह भी मतवाले थे आजादी के। तो जब घर में इस तरीके की बातें हो तो असर तो पड़ता ही है। तो कहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूल की पुस्तकें और जो उनके कपड़े थे उसको जला दिया था। इतनी अमिट छाप पड़ी, किस तरह से उनको लगा कि आजादी दिलानी ही है। और 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ज्यादा वो हिल गए। यूं कह सकते हैं कि एक मोड़ आ गया उनकी जिंदगी में, और तब उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये ना कि इतनी उनकी कम उम्र थी, और उस समय भी जब ये बात सामने आई कि भाई उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उससे वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि बहुत हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। और कहते हैं कि जब उन्हें फांसी देने वाले थे उसके पहले उनका वजन थोड़ा सा बढ़ गया था। तो ये देखिए कितनी मतलब प्रेरणादायी बातें, यहाँ तक कि जो युवा लोग हैं उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायी है कि देश से बड़ी बड़ी और कोई चीज नहीं होती है। देशभक्ति का जज्बे से बड़ा जज्बा और कोई हो नहीं सकता। तो माँ भारती के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और एक इसके साथ साथ एक बात, ऐसा नहीं है इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजें एक व्यक्ति में कैसे हो सकती हैं। कहते हैं कि एक बहुत अच्छे वक्ता, पाठक, लेखक और पत्रकार भी थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बंगला, इन सब पर उनका अधिकार था। इतनी कम उम्र में सोचो, आयरलैंड, फ्रांस और रूस की क्रांति के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन कर लिया था। तो जिसके मन में जज्बा होता है तो वही कहते हैं ना कि समय मायने नहीं रखता कि आपके पास समय कितना है। हमारे लिए 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास असीम क्षमताएं हैं। इस बात को हमें देखना होगा। और हमारी बात करने का आशय भी हमारी सखियां समझ रही होंगी, हमारे श्रोता समझ रहे होंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना? रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग
दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो शहीद फिल्म का ये गीत हमने सुना। मनोज कुमार जो थे वो इसी बात के लिए फेमस है कि उन्होंने देश के जो जितने भी महान सपूत हुए हैं उनके ऊपर फिल्में बनाई हैं उन्होंने, तो ये उन्हीं की बने। भारत कुमार भी कहा जाता है जी। तो ये बात तो है कि हम जैसा कह रहे थे कि स्वर कोकिला लता जी का जन्मदिन है, वहीं आज रेबीज डे है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज कल था विश्व नदी दिवस। जी, विश्व नदी दिवस था और कन्या दिवस भी कल था, पर्यटन दिवस भी कल था। तो इसीलिए आज का जो कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम है उसमें हमने पर्यटन से संबंधित बहुत सारी बातें की है। घुमा लिया तुमने। जी। तो लेकिन हम जो लता जी की बात कर रहे हैं कि इतने बचपन से उन्होंने गायकी की और कितने वर्षों तक लगातार वर्षों तक क्यों कहें, अभी तक छाई हुई हैं हमारे दिल पर। और बचपन से हम उनके गीत सुनते हुए बड़े हुए, और कोई भी भाव मन में हो, चाहे आपका मन थोड़ा दुखी हो या आपका मन बहुत खुश हो या श्रद्धा से भरा हुआ हो या कभी भक्ति का रस उत्पन्न हो, या कभी रोमांस करने का मन। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे हर परिस्थिति के लिए जो उनके गीत थे, बिल्कुल हमें ऐसा लगा बिल्कुल सटीक गीत है। और आवाज की तो कहने ही क्या। और इतनी सुरीली आवाज, मीठी रस मिश्री घोलती हुई आवाज। हालांकि वही कहते हैं ना कि शुरू में इस तरीके की आवाज को भी किसी ने नामान्य कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि बहुत सुरीली, बहुत पतली आवाज है। तो लेकिन इसीलिए कहते हैं कि कभी निराश नहीं होना चाहिए, है ना जी। अब जब 50,000 से भी अधिक गाने गा लिए मंजू, तो हर भाव तो होगा। और 36 भाषाओं में, क्या बात है, मतलब इतनी भाषाओं में गाने गाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया है। और आज उनका जन्मदिन है, हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये भी कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हो और उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। एक बात और है जो मतलब इतिहास उन्होंने दर्ज किया कि प्लेबैक सिंगर के लिए, यानी पार्श्व गायिका या गायकों के लिए 1959 में फिल्म फेयर अवार्ड में कैटेगरी उन्होंने जिद करके रखवाया कि नहीं, पार्श्व गायकों के लिए भी एक होना चाहिए, उनको भी इनाम मिलना चाहिए। इस तरीके का काम जब करते हैं लोग तो वाकई लगता है कि हाँ, आगे के लिए एक उत्साह मिलता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जब वैसे तो कहते हैं पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत हद तक रखता है जी। और जब भी हम चूंकि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें पता है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो लगभग हर कार्यक्रम जो है उनके गीतों के बगैर पूरा नहीं हो पाता। तो दिन भर जब भी आप रेडियो ऑन करें या कोई संगीत का कार्यक्रम अगर आप देखें या सुने, तो लता जी की आवाज यक बयक हमारे कानों में आ पड़ती है और रस घोलती है। बिल्कुल। तो अभी भी हम रस घोल लें। जी। कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं।
भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। रेणु जी, ये अनुपमा फिल्म का गाना है और लता जी को भी ये गाना बहुत पसंद है। हमें तो है ही है, लेकिन देखिए कितनी मीठी आवाज और जिस अंदाज से उन्होंने इस गीत को गाया है, सचमुच कानों में रस घुल जाता है। और जो ठहराव है ना, कुछ दिल ने कहा, जैसे लगता है कि बिल्कुल ठहर ठहर के एक बहती हुई नदी हो, आराम आराम से बह रही हो, उस टाइप से जब स्वर चलते हैं और कहते हैं ना पानी की तरह स्वर का चलना, बहना, बहुत अच्छा लगता है। वाकई बहुत प्यारा गीत। मंजू को धन्यवाद दे देते हैं बहुत अच्छा गीत सुनवाने के लिए जी। और बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे कहते हैं कि हमारा जो मन होता है, हम लोग बार बार बात करते हैं कि मन का असर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत पड़ता है। और वैसे अगर कहते हैं ना कि किसी किसी के लिए ऐसा नहीं कहते मंजू, अक्सर अच्छा खासा तो इतना योगा करे तो तब भी अटैक पड़ गया है ना? हाँ, कहते तो हैं, लेकिन उनके कारणों को जानना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम बस इतना कर सकते हैं कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोशिश करते चले जाए। अब आगे क्या होना है ये हमें नहीं पता नहीं, लेकिन एक बात और है मंजू कि ये जरूर कहते हैं हम कि हो गया, लेकिन वहीं पर हम ये भी जो और अब हो सकता है कि उसके बाद लोगों ने इस बात को देखा ना हो या परखा ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो लोग योगा आदि करते रहते हैं, जो व्यायाम नियमित रूप से करते हैं या खाना संयमित खाते हैं, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी होती है। और हमें ये पता नहीं चलता है। पहले तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, करना है, कर रहे हैं, या कई लोग तो इस बात पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब किसी तरह की कोई मुसीबत आन पड़ती, जैसे कि
कभी लग गई, कोई चोट लग गई कुछ, या और कोई खास ऐसी बात हो गई, उसके बाद जब हम बहुत जल्दी से वो घाव हील हो जाता है, तब हमें उसकी खासियत के बारे में पता चलता है कि अरे ये इतना जल्दी कैसे हो गया। डॉक्टर का कहना होता है भाई इतना जल्दी तो होता नहीं, आप कैसे इतना जल्दी। तब हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भाई हम योग करते थे इसलिए इतना जल्दी हो गया। मंजू ये बात तो है, हम कह सकते हैं, लेकिन क्या हम कभी गौर करते हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि योग करते हुए या प्राणायाम या कुछ ध्यान करने के बाद कोई अटैक पड़ता है, या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या गुस्सा आता है, या डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, मधुमेह आदि, तो हम बहुत कोसते बहुत हैं, शिकायत बहुत करते हैं। तो हमें लगता है कि देखो जब क्या फायदा, अच्छा अपना तो शायद कम ही देंगे, फला फला का उदाहरण देते हैं, वो फला डॉक्टर को देखो इतने ठीक से रह रहे थे, खुद डॉक्टर है तब भी बीमार पड़ गए। लेकिन जी हाँ, कहने का हमारा ये मतलब है कि जब हम ठीक हो जाते हैं या जब वो ठीक हो गए, जल्दी रिकवरी हुई, रिकवरी तो कोई पूछना ही नहीं जाता है, तो ये तो हम खुद देखते हैं। लेकिन बाकी क्या हम दूसरों का देख रहे हैं, या हम ये समझ रहे हैं, या उससे ये प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें व्यायाम करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। अगर ऐसे उदाहरण आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा आप उनसे सीख तो सकते हैं कम से कम ना, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। तो अब कैसे दिखाया जाए? जैसे क्या होता है समाज में या हमारे देश में या शहर में, जब डकैती होती है, चोरी होती है, कुछ होता है, हत्या होती है, तो हम पुलिस को बहुत गालियां देते हैं, लेकिन वो कितना काम कर रही है या रिकवरी कितनी की, ये तो हम देखते ही नहीं है। तो कुछ इसी तरह का इसमें भी होता है ना। हाँ रेणु जी, ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो अच्छी बातों को थोड़ा देर से देखता है, लेकिन जो बुरी चीजें होती, खराब चीजें होती, उन्हें बहुत जल्दी देख लेता है, और बल्कि देख ही नहीं लेता, उसे अपना भी लेता है कई बार तो। अपना भी लेता है और उसका प्रचार प्रसार भी खूब करता है। हमारा कहने का मंजू यही मतलब है कि ये जो रिकवरी की जो हम बात कर रहे हैं, कि जल्दी ठीक होने वाली बात कर रहे हैं, वो व्यायाम आदि का असर जो है वो आपको बीमारी के समय नहीं पता चलता, लेकिन जब आपकी दवाएं आपके ऊपर असर करती हैं, आपकी सोच का जब उस पर असर होता है, उस पर भी गौर कीजिए। और जो जल्दी रिकवरी हो रही है तो थोड़ा सा उनको खंगालिए कि वो क्या क्या करते थे, कैसे कैसे खाते थे, कैसे कैसे रहते हैं, उनके विचार क्या हैं। फिटनेस का अपना महत्व होता है रेणु जी, और मुश्किल हालातों में हमें पता चलता है इसके बारे में। तो इसके लिए फिटनेस की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके लिए कितना बड़ा संबल होता है, या फिर वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण भी होता है और वो आपकी मुट्ठी में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी भारतीय परंपरा ही है, आयुर्वेद की अगर हम परंपरा देखें तो अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं, प्राणायाम वगैरह हमने दिया है पूरे विश्व को, तो हमें उसे अपनाना ही चाहिए। और जो आज ये बीमारी की बात है कि वर्ल्ड रेबीज डे है, उसमें जो हम आप सब जानते हैं कि कुत्ता काटता है या कुछ भी होता है, तो किस तरह से बड़ी परेशानी हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसकी खास तौर से जो लुई पास्चर एक साइंटिस्ट हुए थे, वैज्ञानिक, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। उसमें एक ये भी है कि उन्होंने जाहिर है कि वो सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे, और उन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर ही इसको मनाया जाता है 28 सितंबर के दिन। और प्रतिवर्ष इसलिए मनाया जाता है कि वो हम लोग समझें कि रेबीज बीमारी क्या है, कैसे हो जाती है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए। और लुई पास्चर जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ही रेबीज का टीका विकसित किया और इसकी रोकथाम की नींव रखी एक तरह से। और इस वर्ष का जो थीम है वो है एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, यानी आप रेबीज को खत्म कर सकते हैं अपने पालतू जानवर को वैक्सीन लगाकर और डॉक्टर से परामर्श लेकर के। और रेणु जी, वैसे ज्यादातर ये कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन कुत्ते के अलावा जैसे कोई जंगली बिल्ली है या बंदर है, उनके काटने से भी ये हो जाता है। होता क्या है कि जब वो काटते हैं तो घाव हो जाता है, और घाव में उनकी लार के द्वारा एक वायरस होता है जो मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और ये वायरस अंदर जाकर के विकसित होता है और सीधा मस्तिष्क की तरफ जाकर के और मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है। और जब सूजन हो जाती है मस्तिष्क के अंदर तो वो विभिन्न बीमारियों के रूप में बाहर निकलता है ना। कई लोगों को तो पैरालिसिस हो जाता है, बुखार आ जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और रीढ़ की हड्डी में उन्हें परेशानी होने लग जाती है। इस रूप में ये हमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और कभी कभी सिर्फ त्वचा तक ही प्रभावित होती है, और वो भी इस कदर प्रभावित होती है कि वो ठीक होना उसका मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर होता है वो दुखदायक तो है। तो इसके बारे में अगर बात करते रहे हम या गीत सुनते रहे। बिल्कुल, थोड़ा सा और इस बारे में बता देते हैं कि जब भी अगर ऐसा हो कि भाई किसी जानवर ने काटा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करना यह है कि उस घाव को धोते रहें पानी से और साबुन से, कम उसे 10 मिनट तक धोएं, लेकिन वहां पर हाथ नहीं लगाना है आपको। ये तो फर्स्ट एड की बात हो गई है। तो धोने के बाद में आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको टीका लगाएंगे, इंजेक्शन
लगाएंगे वो आप लगाइए, उसमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लगाने में अगर देर कर दी जाए तो टीका या फिर जो इंजेक्शन है वो भी असर नहीं करता है। और जैसा तुमने कहा मंजू कि घाव को हाथ न लगाएं, वहीं पर एक बात और है कि जैसे हम अक्सर कोशिश करते हैं कि कुछ और भी अपनी घरेलू दवाएं जैसे हैं लगाते हैं। अक्सर हम कहते भी हैं कि घरेलू उपचार कर लिया जाए, लेकिन इसमें कतई ना करें कोई भी तेल, जड़ी बूटी जैसे चौक या पान की पत्ती या कुछ तेल लगा देते हैं लोग, कभी कोई मिट्टी का तेल लगा देते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो सोचते हैं कि इससे जहर हट जाएगा या कुछ भी है संक्रमण तो खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके लिए बिल्कुल जैसे तुम कह रही हो ना कि 10 मिनट धोएं और उसके बाद सीधे चिकित्सक के पास जाएं। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास जो जानवर होते हैं हमें उन पर बहुत प्यार आ जाता है, तो हम उन्हें सहलाते रहते हैं और वो हमारा हाथ को चाट लेते हैं, मतलब जुबान से उसे चाटते हैं। तो कई बार क्या होता है ना रेणु जी कि अगर हाथ में या कहीं पर अगर थोड़ा सा कुछ कटा हुआ है और उस समय जब वो चाटने से उनकी लार अगर उस पर लगती है तब भी ये संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए इस बारे में भी थोड़े सावधान रहें। और अगर आपके घर में कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है, जैसे अक्सर लोग कुत्ता पालते हैं घर में, तो उसे आप रेबीज का टीका जरूर लगवाएं। और खुद को भी अगर ऐसा लगता है आपको कि कभी ऐसी घटना हो सकती है तो आप खुद को भी इंजेक्शन जरूर लगवा लें, टीका लगवा लें, ताकि सुरक्षा आपकी बढ़ जाएगी। इस तरह से आप इस मतलब बचाव के लिए केवल यही एक साधन है कि आप ख्याल रखें और एहतियात बरतें, सावधानी रखें। तो हम तो चाहते हैं यही कि आपसे इस तरह से सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें, खुश रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। जी। ढूंढो रे साजना ढूंढो
क्या बात है रेणु जी, बात तो बहुत साधारण थी, लेकिन जिस अंदाज में लता जी ने गीत गाया है वो उसे बहुत खास बना देता जी हाँ, है ना? और इसके साथ ही वो वाला गीत भी याद आता है, नदिया किनारे हेराई आई कंगना। हाँ जी, बिल्कुल। उतना ही मीठा ये भी गीत हाँ है ना? बिल्कुल, अभिमान फिल्म का गाना वो। लेकिन फिलहाल ये जो गीत हमने सुना, ये गंगा जमुना फिल्म का गाना है। हाँ, मतलब हमें तो वही याद आ रहा था कि बस बाला भी वहीं कहीं गंगा या जमुना के किनारे ही गुम हुआ होगा, हाँ, अब जैसे कि कंगना गुम हुआ था। जी, ये चीजें अक्सर नदिया किनारे ही गुम हो जाती है और फिर मिलना मुश्किल हो जाता हाँ, है। उसका मजा भी वही है। लेकिन नदियों के किनारे गुम तो होती हैं, लेकिन नदियां जो गुम हो रही हैं उसका बड़ा बहुत दुख की बात है ये हो रही है ना? कि हम इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि अभी अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ नजर डालें या प्राचीन बातों की तरफ ध्यान दें, तो हमारी जितनी भी संस्कृतियां पनपी हैं वो नदी के किनारे ही पनपी है, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता था कि नदी का क्या महत्व है, ये जीवनदायी होती है, इन्हीं से हमें जल मिलता है, पीने योग्य जल मिलता है, खेती योग्य जल मिलता है, और बिल्कुल। इसीलिए नदी किनारे सारी संस्कृतियों ने जन्म लिया। संस्कृतियों ने जन्म लिया, और वहीं नदियों के किनारे किनारे ही रास्ते भी बनाए। यूं कहें, अगर हम की सड़क निर्माण की भी अगर हम बात करें, तो नदियों ने ही रास्ता दिखाया कि अच्छा आओ इधर से चलते हैं, इधर मुड़ते हैं, उधर मुड़ते हैं। जी। और कहीं पे भी हम जाते हैं, कहीं भी सुदूर उत्तर में जाएं, मतलब अगर हम यहाँ तक की बात करें करगिल और वहां तक भी, तो सारी जो सड़कें हैं वो नदी के किनारे किनारे ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति हमें रास्ता दिखाती है, और खासतौर से नदी। हाँ। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि 71% जल है पृथ्वी पर, लेकिन उसमें से जो 90 से अधिक प्रतिशत जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। जी ना? बिल्कुल, समुद्र जो इतने बड़े होते हैं उनमें बहुत पानी होता है, बहुत विशाल होते हैं, लेकिन उनका पानी हमारे काम नहीं आ सकता। हमारे काम आता है केवल नदी, तालाब और झील का पानी। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इनके महत्व को भूल गए हैं और बस इन्हें गंदा करने में लगे हुए हैं। जितना भी हमें ऐसा लगता है कि ये कोई काम की चीज नहीं, फेंकने योग्य चीज है, हम सारी जाकर के नदियों में डाल देते हैं। इसकी वजह से नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी गंदा हो रहा है, और वो पानी हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है। हाँ, लेकिन सखियों, आज ये मत सोचिएगा कि आज विश्व नदी दिवस है, बल्कि कल था। यानी कि सितंबर माह के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है, तो जिस भी तिथि को पड़ जाए। हाँ। और बात वही है कि हम गंदा तो कर रहे हैं। जो संस्कृति की बात कर रही हो मंजू, नदियों की पूजा की जाती थी। पुराने लोग ऐसा बताते हैं कि हम लोग जब गंगा में स्नान करने भी जाते थे तो घर से नहा कर जाते थे, यानी कि वहां पर नहाने नहीं जाते थे, ये डुबकी लगाने जाते थे, और उसको धर्म से इस तरह से जोड़ा था कि वहां पाप हमारा धुल जाता है। जी। तो ऐसा नहीं था कि हम स्नान करने जाते थे या शरीर को स्वच्छ करने जाते थे, कहीं से नदी गंदी ना हो, गंगा अपवित्र ना हो, ऐसा करके जाते थे। अब तो मतलब बहुत सारी चीजें नहीं कहना ही बेहतर है, कुछ बोलना बेहतर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसके महत्व को समझना चाहिए। और बार बार जो हम लोग दोहा याद करते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, तो नदी कभी अपने लिए तो पानी नहीं संचित कर रही है। बिल्कुल, अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखती, बल्कि हमारे लिए ही। लेकिन हम तो भाई पता ही नहीं हमें कि उसका महत्व क्या है। और अभी आजकल की जो पीढ़ी है, उन्हें तो शायद कोई ऐसी साफ नदी देखने को कभी मिली ही नहीं होगी। हमारी पीढ़ी ने तो चलो, हमने बहुत सालों पहले कहीं घूमने गए थे तो हमने देखा था कि कोई नदी बहती हुई, उसमें हमने थोड़ा छपाछप भी किया था, और देखा था कि पानी इतना स्वच्छ था कि नीचे जो कंकड़ पत्थर थे वो भी बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे। लेकिन आजकल की पीढ़ी को तो शायद ही ऐसी कोई नदी देखने को अब मिले। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है जो नहीं आनी चाहिए। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी जब पहले क्या था कि जनसंख्या कम थी, तो नदियों में खुद जो प्रवाह होता था, वो जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती थी लोगों के स्नान करने से या थोड़ा बहुत जो होता था, सामान्य जनमानस की जो गंदगी अगर उसमें जाती थी तो वो अपने आप स्वच्छ हो जाती थी। लेकिन अब जब फैक्ट्री या इन सब इस तरीके के जो बड़े कल कारखानों के जो कूड़े या कचरे गिरते हैं, केमिकल्स से, बहुत केमिकल्स, उनको नदी के लिए स्वच्छ करना मुश्किल है। और जनसंख्या बढ़ने से ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा, सोचना है, इसीलिए ये विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। और जहाँ तक हम फैक्ट्रियों के जो गंदगी की बात है ना, उसमें जो जिस तरह के केमिकल होते हैं ना, वो एक बार जब पानी में घुल जाते हैं ना, उस पानी को अगर हम खेती बाड़ी में भी अगर उसका उपयोग करें तो वो जमीन भी बंजर हो जाती है। तो मतलब कि वो पानी अब किसी काम का बचता ही नहीं, ये हम समझ के चलते हैं। तो इसलिए इन बातों को हमें रोकना होगा, लगाम लगानी होगी। लेकिन गीतों की जो ये धारा है, ये बहती रहनी चाहिए। बिल्कुल।
की दास्तां तुम सुनो तो कहे, क्या करेगा सुन के जहां, तुम सुनो तो कहे, प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, प्यार की दास्तां। एक और नमूना था ये। मतलब वैसे तो हर गाना जो है एक नायाब हीरा है। अब किस किस के बारे में हम तारीफ करेंगे, मतलब हर ही गाना ऐसा है जिसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। और हमारे अपने जो श्रोता वर्ग है और श्रोता हमारे जो दोस्त हैं वो भी जो जो चीजें लिख कर भेजते हैं ना वाकई नायाब होता है। एक हमारे मित्र ने लिख कर भेजा है कि आप विश्वास नहीं करेंगी, मैं बचपन में एक बार अपने मामा जी के गाँव गया था, वो बात 1967 की है। उस गाँव में लोग तालाब का पानी पीते थे और उस पानी से सब्जियां चावल तक पकाते थे। तो मतलब कितना शुद्ध था पानी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी याद है रेणु जी, जब हम गांव में रहते थे तो वो तालाब से सीधा पानी लाते थे और इस्तेमाल करते थे। हाँ। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई उसे शुद्ध करने के लिए हमें इस प्रोसेस से निकालना है या उबालना है, कुछ भी नहीं था। और सालों साल हमने वो पानी पिया, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ थे, कभी तबीयत खराब होने का नाम भी नहीं था। यानी इतना शुद्ध पानी तालाब का होता था या कुएं का होता था। कुएं का तो बहुत ही अच्छा माना जाता था, और गंगा के पानी से तो विशेष अवसरों पर खास तौर से गंगा के पानी से ही भोजन पकाया जाता था कि बहुत उसमें स्वाद आ जाएगा और पवित्रता बनी रहेगी उसकी। हाँ। तो ये इस तरीके की चीजें तो है। एक बार फिर हमें पुरानी चीजों को याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि तब सिर्फ इसलिए क्योंकि अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते मंजू, लेकिन उसके महत्व को समझ जी रेणु जी। लेकिन अब हमने ये देखा है कि हम कितनी ही प्रोसेस से जब उसको शुद्ध करने के लिए गुजारते हैं, कितनी मशीनों का भी हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तबीयत यानी कह सकते हैं कि भाई खराब होती ही रहती है। हाँ। तो ये एक बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि उस समय हम कुछ भी नहीं करते थे फिर भी स्वस्थ थे, क्योंकि पानी शुद्ध था। हाँ पानी शुद्ध था। और जब हम इतने प्रोसेस से पानी को गुजारते हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं, वो भी उसमें खत्म हो जाते हैं, जो हमें नहीं मिल पाते हैं। जी हाँ, क्योंकि पानी में बहुत सारे ऐसे जो मिनरल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और वो ऐसे हम अलग से कहीं से ले नहीं सकते। हाँ। वो भी समाप्त कर देते हैं।
वही होता है ना, जैसे शरीर में हम जब एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी दवा खाते हैं जो हमारे संक्रमण को या विषाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करती है, वो हमारे और भी चीजों को नष्ट करती है ना। बिल्कुल, दवाई को ये नहीं पता होता है कि मुझे इसको नष्ट करना है और इसको नष्ट नहीं करना है, तो अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनको भी वो खत्म कर देती है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। हाँ, तो हम ये जो क्षति वाली बात है ना, इससे अगर थोड़ा सा बच के रहा जाए तो ठीक है। और एक और बहुत बड़ी क्षति जो हम करते हैं, कल कन्या दिवस था और कन्याओं का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश के लिए क्या महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं है रेणु जी। कन्याएं बताने की है, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी हम किस तरह से अनभिज्ञ हैं और किस तरह से निर्ममता करते हैं। हाँ, ये एक बार तो सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। जबकि आज कन्याएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी सफलता के परचम फहरा रही हैं, इसके बावजूद भी हम जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं कि घर में हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, और अगर ऐसा लगता है कि एक बेटी के बाद अगर दूसरी बेटी हो गई तो कई परिवारों में तो ऐसा लगता है मातम जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। जबकि आजकल हमने देखा है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, सब अपने अपने हिसाब से, बेटा भी तो अगर नौकरी के हिसाब से बाहर जाता है तो वो भी आपसे दूर चला जाता है, तो बेटी अगर शादी करके चली जाती है तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा वो जब मुश्किल हालत में बेटी आती है हमें पूछने के लिए, बल्कि कई बार तो मुश्किल हालत में बेटियां ही अपने माता पिता को संभालती भी है। बिल्कुल, ये सारी चीजें तो हो गई कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचते हुए ये सारे नाप तौल करते रहते हैं कि कौन कितना साथ देगा, कौन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। चलिए ये हम मान लेते हैं एक सामाजिक सी रीति है, लेकिन अगर हम जरा गौर करें प्रकृति की ओर, तो प्रकृति ने दो ही लिंग बनाए हैं, स्त्री या पुरुष, या बेटा या बेटी देगी हमें। तो जो भी अगर उसने दिया है तो उसको प्रसाद स्वरूप अगर हम लें और उसको वैसे ही स्वीकार कर लें तो क्या गुनाह है। और बेटी भी जीव है, उसमें भी उतना ही जीवन है, उतने ही उसमें भावनाएं हैं। ठीक है, हम चलिए नहीं मानते कि लड़कों से ज्यादा होती हैं भावुक, चलिए उतनी ही होती हैं, तो फिर क्यों नहीं बराबरी से रखती हैं? है? हम क्यों देखें कि बेटी बहुत अच्छी होती है? मत देखिए। हम तो यहाँ से ये आग्रह करना चाहते हैं, मंजू खास तौर से, जरूर चौंक रहे होंगे हमारे श्रोता, लेकिन क्यों हम बार बार उसकी तारीफ करें? क्या वो अच्छी होगी तो ही हम उसे मान सम्मान देंगे? क्यों? नहीं, वो आई है इस धरती पर तो उसको मान सम्मान देना, उसको मान सम्मान मिलना, उसका पालन पोषण सही ढंग से होना उसका हक है, ये दीजिए। लेकिन बेटे और बेटी पे जो फर्क किया जाता है ना रेणु जी, केवल ऐसा ही नहीं कि भाई व्यवहार में, बल्कि खान पान में जो फर्क होता है, शिक्षा में फर्क होता है कि भाई लड़के को पढ़ने के पूरे अवसर दिए जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लड़का पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, कमा के लाएगा तो हमारा फायदा होगा, और लड़की को अगर हमने पढ़ा भी दिया, वो कुछ बन भी गई तो उससे हमारा क्या फायदा। ये जो फायदे और नुकसान की, नफे नुकसान की ये जो बात है, ये माता पिता अगर ये बात सोचे तो ये बहुत गलत बात है। माता पिता के लिए हर संतान एक समान होनी चाहिए और होती है। और बेटी अगर अगर आपकी किस्मत में ये लिखा होगा कि आपके बच्चे जो है आपका बड़ा नाम करेंगे, तो बेटी भी कर सकती है। अभी चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, या और कोई भी फील्ड आप ले लीजिए। लता जी का ही नाम है। बिल्कुल। उनका कोई सानी है ही नहीं, ऐसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसी दूसरी तो कोई बेटी है ही नहीं। तो विश्व बेटी दिवस पर ये खास तौर से सुर साम्राज्ञी लता जी की जो हमने बात की, तो ये भी अपने आप में है, और इसीलिए हम सफल महिलाओं के लिए इतनी कहानियां लेकर आते हैं कि आप समझें। लेकिन फिर बात हम एक फिर से कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं आप इतनी तारीफ करें, जैसी भी है बेटी हमारी बेटी है, हीरा है, और उसने जन्म लिया है तो इस हक से लिया है कि वो यहीं रहेगी और हमारी प्राण प्रण से प्यारी रहेगी हमें, है ना? काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी। काली पलक पिया मोरी, ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी। काली पलक पिया मोरी।
की बांध के पायल तू होठ दबाए बदन को चुराए नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा तेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा रोज रात को यहीं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी छुपा के नजर को बचाओगे यूं ही जरा मुस्कुरा के कहूंगी अनाड़ी साजना रोज रात को तेरे घर होगी तेरी चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक तेरी गोरी अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों तो बस गए दोनों हंस के लिपट गए दोनों हुआ जब वादा प्यार था रोज रात को मिलेंगे चंदा और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी भाई हमारे सभी श्रोता जो हैं वो जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से और सभी श्रद्धांजलि शुभकामना संदेश भेज रहे हैं और कुछ की फरमाइश भी है लेकिन हम तो गीत सुनवा चुके हैं किसी ने लिखा है कि शहीद भगत सिंह जी के बारे में मत रोना कि तू है भगत सिंह की माँ मत रोना कि तू है भगत सिंह की माँ घोड़ी चढ़ के तो दुल्हन लाते हैं सभी हंस के सूली पर कोई चढ़ेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे शहीदों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर किए तो ये शब्द उनके लिए मुझे कम ही नजर आते हैं, है ना? तो जी। एक और जो मैसेज आया है फेसबुक के जरिए हमारे श्रोताओं ने भेजा है कि आज भगत सिंह जी की जयंती पर उन सब शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमने स्वतंत्रता पाई। ऐसे माटी के लालों को सलाम, आपने दिया खुद का बलिदान और हमें दिया स्वतंत्रता का दान। माटी के लिए जिए और माटी के लिए ही चल दिए। ऐसे भगत सिंह जैसे सपूतों से बढ़ता है मेरे वतन का मान। ये मेरे देश के वतन पर मर मिटने वाले सपूतों, ये देश करता है तुमको नतमस्तक होकर प्रणाम। जय हिंद। प्रणाम तो हम भी करते हैं और हमेशा भारत माँ का मस्तक इसी तरह से ऊंचा हो रहे, ये हम कामना भी करते हैं। किसी ने लिखा है कि लता दीदी तुमसे बिछड़कर चैन कहाँ हम पाएंगे। लता दीदी तुमसे बिछड़कर हम चैन कहाँ पाएंगे। रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। यही है शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। जी। लता दीदी तुमसे बिछड़कर चैन कहाँ हम पाएंगे। रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी।
मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यही है शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। हाँ, ये उनके बात तो गीतों से सही। ली गई कुछ लाइनें हैं, जी हाँ, उनको बिल्कुल। जोड़ करके उन्होंने ये बात लिख लिखी दिया है। है। और इसी तरह से हमारे श्रोता बड़े प्यारी प्यारी पंक्तियां कविता की तरह से लिखते हैं, अच्छा लगता हाँ, है। उनके जो मैसेजेस रहते हैं ना, उसमें कई सारी ऐसी बातें छुपी हुई होती है रेणु जी, जो हमें लगता है कि हम जल्दी से पढ़ दें और दूसरे श्रोताओं को भी बताएं, और बड़ी काम की चीजें होती है। और अगर कोई दिन अगर हम भूल जाएं, मतलब हाँ। ऐसे तो हम याद रखते हैं सारी चीजें और लेकर के आते हैं, लेकिन अगर कभी देर हो जाए उन्हें बताने में, तो श्रोता अपने आप से कहते हैं भाई आज ये दिन है और आपने बात नहीं की अभी क्या तक। बात है, ये बात तो तो ये है। हाँ, ये बातें हमारे लिए एक रिमाइंडर की तरह होती है और हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इस बारे में अभी बताना बाकी है। वही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर में भी एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है, उसे घर ले आएंगे तो उसका धूमधाम से बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। हमारे परिवार में सब इतने खुश हैं, बहुत खुशी हुई हमारे घर में कन्या आई है। तो हाँ। भाई बधाई हमारी तरफ से भी। जी। और कुछ दिनों पहले मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनके घर जब बेटी पैदा हुई और बेटी को लेकर के बहू जब घर आई, हॉस्पिटल से जब घर आई, तो उस नन्ही सी बच्ची के पैरों में कुमकुम लगा करके उन कुमकुम के छाप जो है जमीन वो पर लिए। हाँ, जमीन पर लिए गए और कपड़े पर उन छाप को लेकर के उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए उन्होंने रख दी, ये बताने के लिए कि हमारे घर में कन्या रत्न जो है क्या वो बात है, पधारी है। क्या बात तो है। देखिए ये है कन्याओं के प्रति सम्मान। क्या बात है। और देखिए यही कन्या जब बड़ी होगी, बेटी है अभी आपकी, लेकिन जब बड़ी होगी किसी के घर की बहू होगी, और ये संस्कार जब उसे मिलेंगे तो वो दूसरे घर को भी रोशन करेगी, बिल्कुल, है ना। ये बात तो है। तो एक घर से मिले हुए संस्कारों से ही तो दूसरा घर जो है वो रोशन होता है। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ हम संस्कार ना दे तो भाई चल जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बहू हमारे घर में आई तो हमें नहीं तो चलता कैसा है। चलेगा। हाँ। और एक बात और है, जब लड़के की शादी करते हैं तो हम तो कन्या ही ढूंढते हैं ना। हाँ। फिर जब कन्या के जन्म में आप क्यों इतना घबराते हैं, हैं? जी। फिर जब आपके बेटे की शादी होगी तो कन्या कहाँ से आएगी, अगर आप इस तरह से चाहेंगे कि बेटी का जन्म हाँ, और ना हो। लिंग का अनुपात भी तो अभी इस समय बहुत डगमगाया हुआ है ना रेणु जी। तो बिल्कुल। अगर उसे समानता पर लाना है तो ये जरूरी है कि हम कन्याओं का, बेटियों का स्वागत करें, सम्मान करें। भाई हमारे किसी मित्र ने लिखकर भेजा है, बेटी जग की खान है, धरती पर ये वरदान है, इसके बिना सुखद जीवन की कल्पना मात्र एक अभिमान है। बेटी के हर शब्द में प्यार है, करुणा है, फिक्र है, अपनों का जिक्र है। इसीलिए बेटी को कभी न नकारना, बस इसको इसी तरह से प्यार से पुकारना। मेरी कोई भी बेटी नहीं है, लेकिन जब एक बेटी को देखता हूँ तो अपनी ही बेटी का एहसास होता है। वाह। जी, क्या बात है। बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने, बहुत शुक्रिया हम इन्हें कहते हैं। और भी जो श्रोता हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि आप भी अपने विचार हमें फेसबुक के माध्यम से लिख करके भेज सकते तब हैं। तक सुनिए ये गीत। ओ सोनिए मां छुट्टिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया, ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। हो उजाला या अंधेरा, कहीं ना छूटे हाथ मेरा, कोई मेरा ना तेरे बिन, पिया निभाना साथ मेरा। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन
मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। कारवां फिल्म का ये गाना तो हमने सुन लिया रेणु जी, अब हमारे कारवें को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना है हमें। देखो ऐसा है ना मंजू, बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, जो घड़ी है टिक टिक करके बढ़ती जा रही है। और बच्चे भी कुछ इसी तरह से जैसे जैसे एक एक साल गुजरता जाता है, बड़े होते जाते हैं। तो आज हम सोचते हैं कि जो हमारी जो भी बेटियां हैं, आज उनका जन्मदिन है, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे कि वो खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जो जो चाहे वो करें। हाँ, उन्हें छूट मिले करने की घर में, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए तो हमें अपनी सखियों सहेलियों से आग्रह करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कि आप अपनी बेटियों को बढ़ने का और पढ़ने का पूरा अवसर दें और उनके खान पान का सबसे ज्यादा ख्याल रखें ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि उन्हें आगे जाकर के बहुत बड़े बड़े काम करने रहते हैं और तब उन्हें ताकत की बहुत जरूरत होती है। तो इसके लिए उनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो हम बातें करते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि बेटों पर भी असर पड़ता है। तो हमें थोड़ा सा अपने घर में जिस विषय पर बात कर रहे हैं या हम जो समाचार देख रहे हैं, उसके बाद हम जिन विषयों पर चर्चा करते हैं वो क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रेणु जी, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अखबार में कुछ ऐसी खबरें आती है जो हिंसक होती है या कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं होती है, हमारे आसपास में भी घटित हो जाती है, हमारे मोहल्ले में घटित हो जाती है। होता क्या है कि हम उस विषय पर बार बार चर्चा करते हैं, घर में भी चर्चा करते हैं या आस पड़ोस के लोगों से
भी चर्चा करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और लोग मिर्च वगैरह लगा करके उन खूब बातों को चटकारा बड़ा लेते हैं, हाँ चटकारा ले लेके बातें करते हैं। और यही बातें जब बच्चे सुनते हैं तो उनका चूंकि बालक मन होता है, कोमल मन होता है, और जब हिंसक घटनाओं के बारे में वो सुनते हैं या अप्रिय घटनाओं के बारे में, या ऐसा सुनते हैं कि हमारे किसी परिचित की यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, उनके बारे में जब हम या सुनते हैं, बहुत नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई और उसको हम बड़ा विस्तार से बताते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो या तो घबरा जाते हैं। अच्छा, चूंकि इतनी गर्म जोशी से सब बातें हो रही होती हैं तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। अगर थोड़ा बहुत पूछते हुए तो लोग कहते हैं अरे तुम चुप रहो, तुम मत ध्यान दो। अरे ध्यान कैसे नहीं देगा, आप बात कर रहे हैं तो वो सुनेगा ही, बिल्कुल असर पड़ रहा है उसके दिमाग पर। हाँ। तो इस बात को हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। और उनका जो एकदम कोमल मन होता है ना, वो कई बार आहत हो जाता है, और कई बार इतनी ज्यादा उनके मन पर चोट लगती है कि उस चोट का असर कई सालों तक देखा जाता है, यहाँ तक कि उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। वो डरे डरे से रहने लगते हैं, कई बार तो बाहर निकलने से डरते, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे वो बाहर गया था, उसके साथ ऐसा हो गया। यही सोच सोच करके उनमें कई बार डिप्रेशन भी आ जाता है, या फिर वो इतने डर जाते हैं कि वो बाहर जाने से, दोस्तों से मिलने से या किसी से बात करने से कतराने लग जाते हैं। या किसी खास संप्रदाय के बारे में अगर सुना है तो उससे घबराने लगते हैं, या किसी खास स्थान की बात अगर होती है तो उन्हें लगता है वहां सब कुछ ऐसा ही होता है। वो क्या चित्र बनाएंगे, क्या सोचेंगे, हमें नहीं पता। कभी कभी मंजू इसके ठीक विपरीत भी होता है। कभी कभी इसके विपरीत वो कभी उग्र हो जाते हैं या हिंसक हो जाते हैं, उन्हें समाज से बदला लेने का मन करता है, बहुत आक्रोश हो जाता है उनके मन में। तो आपको नहीं पता कि क्या होगा, कौन सी ग्रंथि उनके मन में बन जाएगी, पनपने लगेगी और आजीवन उनके व्यक्तित्व पर उसका असर पड़ेगा। तो जब हम बात करें जो विषय क्या कर रहे हैं, उनमें किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और हमें तो लगता है क्यों बच्चे ही क्यों, हम भी इसके बारे में इतने विस्तार से क्यों बात करें। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े संवेदनशील हैं, हाय हाय वो मर गया तो हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चर्चा करें भी तो आप बड़े लोग अलग रह करके चर्चा करें, बच्चों के सामने ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, भी नहीं करनी चाहिए। और हमें तो लगता है कि कुछ अपने भी विचार कुछ ऐसे रखें, अच्छी बातें करें, सकारात्मक बातें करें, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सोचें, उसके उत्थान के बारे में सोचें। अगर हत्या हो गई तो ठीक है, उससे अगर आपको कुछ सावधानी रखनी है तो उस पर थोड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन बार बार उसको घुमा घुमा कर उस पर चर्चा करना और उसको और विस्तार देना, और जैसे तुमने शुरू में कहा ना, और उसको नमक मिर्च लगा कर और बड़े मतलब चटकारे ले लेके हम बातें करते हैं और हम दिखाते हैं कि अरे हाय हाय ये कैसे हो गया, हाय ये कैसे हो गया। छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेहतर है कि समाचार में और भी बहुत सारी चीजें हैं उन जो देखने लायक है। हाँ, ज्ञानवर्धन की बहुत सारी चीजें, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसे चैनल आप लगा करके देखें और वैसी खबरें बच्चों को बताएं भी, पढ़ने के लिए भी उन्हें कहें, तो उनसे उनका विकास होगा, मानसिक विकास होगा, और वो सकारात्मक रूप से आगे सोचेंगे। और अगर ऐसी कोई बात, जैसे बच्चे अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, सहेलियों के साथ रहते हैं, तो कुछ न कुछ बातें उन्हें पता चल ही जाती है। तो जब ऐसी बातें उन्हें पता चलती भी है तो माता पिता का उस समय ये फर्ज होता है कि उन्हें सही ढंग से उस बात को थोड़े में बता करके उसे खत्म करें, क्योंकि बच्चों का भी नेचर अलग अलग तरह का होता है। कई बच्चे बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बात को हवा में उड़ा देते हैं। तो जो संवेदनशील बच्चे होते हैं उनके लिए हमें खास सावधानी बरतनी होगी। और जैसे तुमने कहा ना कि बताएं, जैसे अगर बच्चे को पता चल गया तो उसको सिर्फ बताने के तौर पर बताएं, ना कि इतना ज्यादा उसके अंदर, जिसको कहते हैं ना कि वही कि हम उसको बहुत विस्तार देके और उसको और विकृत करके या उसको और तरह तरह से समझाएं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। उसको बताइए ऐसा हो गया, होता रहता है, अब समाज है, तुम धीरे धीरे बड़े हो गए, समाज में हर तरह की चीजें हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं और अच्छे लोग भी हैं जैसे तुम हो। ऐसी चीजें हम बता सकते हैं, ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, और बहुत सारे अच्छी चीजें हमारे पास है। हम बार बार जैसे कहते हैं ना कि हम उन सारी चीजों की बातें करते हैं। और उसके बाद तो विविध भारती है, विविध भारती सुनाइए अपने बच्चों को। जी बिल्कुल, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। और इसी सकारात्मक नोट के साथ, इस सकारात्मक बात के साथ आज के इस कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा, क्योंकि घड़ी की जो सुइयां है वो अब हमें इशारा कर चुकी है कि भाई अपने प्रोग्राम को समेटिए। तो आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अब हमें इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।